डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पहले मैं बता दूँ, आप बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड है, डॉक्टर BC राय अवार्ड। सर BC राय अवार्डी हैं और सर मेडिसिन के क्षेत्र में सर का बहुत ज़्यादा नाम है। आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर बच्चे पीछे फर्स्ट ईयर वाले हैं, अभी आपके बारे में जानेंगे और भी। सर पल्मोनरी मेडिसिन और जो पूरा पल्मोनरी इंस्टीट्यूट सर के दिशा निर्देश में खड़ा हुआ है KGMU में, और सर जो नेशनल टास्क फोर्स है TB एलिमिनेशन का जो मोदी जी का सपना है, सर उसमें नेशनल टास्क फोर्स में भी हैं। और हम लोग अभी अगले साल से सर के दिशा निर्देश में यहाँ पे टीम बन जाएगी आप लोगों की। नेक्स्ट ईयर आप लोग क्लिनिकल साइड में जाएंगे, ठीक है। तो आपका गाइडेंस सर सौभाग्यशाली है आप लोग की फर्स्ट ईयर में ही सर के दर्शन हो गए और RMTCP के बारे में जान रहे हैं, लेकिन डिटेल में आप लोग अगले वर्ष जानेंगे। और सरकार का एक कार्यक्रम में अडॉप्ट करने का, और मोदी जी का सपना है एलिमिनेट हो जाए। और आज ही मैं कुछ न्यूज़ देख रहा था कि वैक्सीन वगैरह कुछ डेवलप हो रही है, इट इज़ इन द 3rd फेज। तो मैं सर से आग्रह करूँगा कि जो अपने इतने वर्षों का ज्ञान है उसमें से थोड़ा सा 2 बूंद इन बच्चों को हमको भी मिल जाए तो उससे लाभान्वित हों। Thank you, Dr. Dev. Very, I must say, nice introduction. And I senior, मेरे ख्याल से इस ऑडियंस में मेरे से 2 ही लोग सीनियर लग रहे हैं, और हो सकता और भी हो। एक तो डॉक्टर साहब हैं जो अभी इनका लेक्चर मेरे पास सुनेंगे डायबिटीज़ पे, और दूसरे हमारे RC सक्सेना साहब हैं। नहीं तो अब हमें बताया गया दोनों लोग एक ही बैच के हैं KGMC से। हाँ, सबसे ज़्यादा। That's my fortune, and you know, during the inauguration I said that I am also representing the National Academy of Medical Sciences as an observer for this conference. And then Dr. Saxena and Mona asked me to deliver some lecture. As I said in the morning, हमारे ज़माने में बायोकेमिस्ट्री का विभाग अलग से पढ़ाई नहीं होती थी, फिजियोलॉजी के अंदर थोड़ी बहुत। तो मुझे बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती थी। लेट मी से लाइक दिस, नहीं, लेट मी से लाइक दिस। But we when we teach, when we listen, when we read, many things come. And today what I chose a topic that what could be the role of biomarkers in a disease known as interstitial lung disease. बच्चों में अभी शायद ही किसी ने interstitial lung disease का नाम सुना होगा तो हाथ उठाओ, नहीं सुना होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ट्यूबरकुलोसिस का नाम तो सबने सुना होगा, सुना नहीं सुना? ठीक। So interstitial lung disease is a new set of diseases which are coming up. At least I, as a clinician, started seeing interstitial lung disease way back in 2000 onwards. At that time, India hardly had any knowledge about it, but we used to see very rare patients. And then now it has come up a very big disease, a new disease. And I used to say जो chest के physicians को जिनको मैं पढ़ाता हूँ MD वालों को या physicians को कभी पढ़ाते हैं तो उनको मैं कहता हूँ this is a disease of the future. तो जो भी disease future की होती है तो उसमें actually नए investigations नए मैं आपको शुरू के 5 मिनट what actually ILD mean, क्या है क्या चीज़ ये चलाओगे यार जल्दी तो चला दें क्यों यहाँ आ सकता है by the way if it is possible चलो वहीं
ब्राउजिंग क्विकली चलाना नहीं बहुत टाइम, ये मैं हम सब दोनों लोग केजी के बैठे हुए हैं, where we have been brought up. I say that whatever I am today because of this institution. Next, अरे यार ऐसा तो मैं वहीं बैठ जाता हूँ, ठीक है। अरे सर आइए। चलिए एक फोकस रखें। As a clinician, और उस वक्त अवेयरनेस डिजीज की नहीं थी, तो ये जो है वो एस्थमा का इलाज ले रहे थे, क्योंकि आईएलडी में भी ब्रेथलेसनेस है, तो somebody उनको इनहेलर्स लिख दिया, और जब साल 1.5 साल इनहेलर ले लिया तो इनको कोई फायदा नहीं मिला। देन हम लोग चूंकि मेडिकल कॉलेज में थे तो हम लोगों के पास आए, देन वी वर्क विद हिम, और आप देखिए कि ये फिर सीटी पहले होता नहीं था, नहीं तो सीटी के बाद फिर सीटी स्कैन आ गया, तो सीटी स्कैन में टिपिकल पिक्चर है आईएलडी का, सब प्लूरल, बेसल, हनीकोम्बिंग, जो भी किताबों में आज लिखी हुई है वो सब पिक्चर इसमें थी। एंड अल्टीमेटली वी डायग्नोज हिम एज, अब देखिए बाद का पेपर देखिए, बिल्कुल कहीं पेपर दिख ही नहीं रहा है, ये सारा हनीकोम्ड हो गया, जिनको थोड़ी भी चेस्ट डिजीज का आइडिया हो तो समझ लेंगे। एंड अल्टीमेटली सर को आइडिया होगा जरूर, एंड अल्टीमेटली व्हाट he died in 2005. So this is although interstitial lung disease actually it involves interstitium, and it is not a one disease, it is group of 300 diseases. Some are very treatable like sarcoidosis, some are highly untreatable like you see in this case. This is known as idiopathic unknown reason pulmonary fibrosis, IPF. And like what we say today in IPF, life is like a lung cancer. We equate IPF as a lung cancer. There are many ILDs which are very treatable, and you see that there is a large number of groups of ILD. I say इसमें तो कुछ ही लिखे हुए हैं, there are group of 300 diseases which have been grouped together and called it ILD. So as a clinician हम लोग करते क्या हैं? What we do? हम लोग करते क्या हैं? These are the common ILDs. मैं आपको नहीं, common 4 ILDs in India is IPF, and then chronic hypersensitivity pneumonitis. This is the commonest ILD in India. This usually occurs with air conditioning, seasons, lot of things are implicated. Then connective, आपने देखा होगा लोगों के जोड़ों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाती है, उससे भी ILD हो जाती है, उसे CTD कहते हैं, connective tissue disease ILD. And then sarcoidosis is another disease which mimics tuberculosis. तो कहने का मतलब ये 4 डिजीजेज में ऐसे तो 300 हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन ही 4 हैं। पेशेंट प्रेजेंट यूजुअली क्या करता है, जैसा पहले केस में बताया, खांसी आती है, सूखी, बलगम नहीं आता, और सांस और बहुत ही रिसेंट आंसर 6-8 साल लगता है, इससे ज़्यादा चल ही नहीं पाए, उसके बाद तो बैठने लगता है। सो सिम्टम्स वही होते हैं, एंड डायग्नोसिस इज यूजुअली मेड बाय यू टेक अ गुड हिस्ट्री, डू फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे कराते हैं, सीटी कराते हैं, और कुछ केसेस में बायोप्सी भी कराते हैं। तो जाके हमें ये पता लगता है कि वो जो 300 कंडीशन है एलडी में, उसमें से कौन है। Not only biopsy will result, but when we combine all together, is how clinician work. खासकर फर्स्ट ईयर के बच्चे लोग बैठे, डॉक्टर लोग काम ऐसे ही करते हैं, पहले सुनेंगे मरीज की, फिर आला लगाएंगे, फिर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और फिर सस्पेक्ट करेंगे, और फिर उसको कंफर्म। So these are the investigations which are done to diagnose ILD.
अधिकांश सीटी थोरैक्स कराते हैं। जब 2005 में सीटी थोरैक्स KDMC में कराया था, आज कोई वो सीटी थोरैक्स देख ले तो उसके कुछ नहीं समझ में आया। तो things have improved a lot. So now you see the newer CT scans look like this, and which gives you very clear picture that this is a particularly of ILD case. This is one example of sarcoidosis. So और ट्रीटमेंट कैसे ILD का करते हैं, हम पहले आपको इंट्रोड्यूस किए थे ट्रीटमेंट कैसे। सो डायग्नोस्टिक डायलेमा बहुत रहता है इसमें, कभी-कभी बायोप्सी तक जाना पड़ता है और कभी-कभी डायग्नोज ही नहीं कर पाता, ये लग जाता है ILD है, किस तरह वाला उन्हें पता लगा। और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। A disease which may be very lethal. You have seen the first case, he lived for about 5-6 years. That is what is described today in the book. अगर IPF है तो उसकी लाइफ इज लाइक अ लंग कैंसर, 3-4-5 साल चल जाएगा। पहले कोई इलाज ही नहीं था, लेकिन आप देखिए इसका जो इलाज जो हम लोग क्या करते हैं, आप समझ गए होंगे। किसी को अगर सांस फूल रही है, लंग्स कमजोर हो रहे हैं, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ सकती है। इवन लंग ट्रांसप्लांट आजकल होने लगा है, इंडिया में होने लगा है, पहले नहीं होता था। और उसके बाद फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दो तरह का होता है, एक होता है इम्यूनोमॉड्यूलेटर, जैसे सर्कोइड है या ऐसी डिजीज है इसमें स्टेरॉइड का रोल बहुत अच्छा है, वो स्टेरॉइड से काफी मरीज ठीक होता है। और दूसरा है अल्टीमेटली लीड्स टू फाइब्रोसिस। जब लंग इन्वॉल्व होता है इंटरस्टिशियम तो ये फाइब्रोसिस होती है, और फाइब्रोसिस का वैसे कोई इलाज नहीं है, लेकिन फाइब्रोसिस को हार्ट करने के लिए नाउ फॉर लास्ट 3-4 years we have anti-fibrotic drugs. Like there are 2 drugs like pirfenidone and nintedanib. These are the 2 drugs which have been we are using in those cases where it is required. तो आपने इतना तो समझा होगा कि भाई डिजीज नहीं है, बहुत सी चीजें हमें भी नहीं पता लगती, तो बायोमार्कर बायोकेमिस्ट्री तो हर जगह है डॉक्टर साहब, क्यों है? और जहाँ चीजें न समझ में आवे तो अभी समझ में आए। सो मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, बट व्हेन वी सर्च द लिटरेचर कि बायोमार्कर्स में व्हाट आर द आइडियल बायोमार्कर्स, तो आपको क्या बताना, आप अगर आप लोग तो सब बायोकेमिस्ट्री हो, जो है नॉट इन एक्शन, मतलब उसकी सेंसिटिविटी सही होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी भी सही होनी चाहिए, और उसी को हेल्प करे डायग्नोज करने में, या तो डायग्नोज करने में हेल्प करे आइडियल बायोमार्कर, या उसकी प्रोग्नोसिस जानने में। जैसे हम कह रहे हैं ना, ये 300 बीमारियों का समूह है, अब कौन जो है फैले जाएगा, कौन जिंदा रहेगा, किसका अच्छा इलाज हो सकता है, probably to know all these, जो हमारे ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरे, सीटी, बायोप्सी, ये सब नहीं बता सकता। तो वो हम अल्टीमेटली जाते हैं बायोमार्कर्स पर, और वहाँ कुछ स्टडी हो रही है कि अगर बायोमार्कर्स का हम पता लगा लें तो उससे हमें शायद डिजीज की प्रोग्नोसिस, डिजीज का रिस्पांस क्या होगा, इन एडवांस पता लगता। दैट इज व्हाट आई बिलीव इज द बायोमार्कर। There are a lot of biomarkers which people have developed interest and people are working, like you see in this list, USPAA, HPV, KL6, C6, many, C19.9. So many people are working on these, but this is still not very clear how it is going to help. But there is a lot of research is going on. And like IPF, the disease I shared with you, lot of like KL6, CA19.9, western blotting of serum, and MP1. There are many people, they are working on this. CTD, ILD के भी बहुत से मार्कर्स हैं, वो बायोकेमिस्ट्री से ही आते हैं, वो उनसे भी हम पता लगाते हैं कि ये डिजीज का क्या कोर्स होगा। And other ILDs में भी बहुत से काम हुए हैं, and somebody was sarcoidosis में भी biomarkers use होते हैं to know the response, but there are lot of challenges and limitations while working on biomarkers. I think still a lot of work has to be done
तो जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं यही आखिर के यही जो है वो यंग जनरेशन अल्टीमेटली संभालेंगे। कुछ लोग आएंगे बायोकेमिस्ट्री में भी आएंगे एंड यू वर्क ऑन दिस एंड लिमिटेशंस भी कुछ लोग बताते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, लिंक टू डिजीज बिहेवियर। मेन आइडिया जब हम कोई बीमारी देखते हैं देयर आर सर्टेन डिजीज उसमें हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। देयर आर सर्टेन डिजीज आईएलडी उसमें से एक है, हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि इसका कोर्स क्या है। जैसे आईपीएफ में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन आईपीएफ में बहुत लोगों का हमने मरीज देखे हैं कोई 3 साल में मर गया और कोई एक मरीज हमारी वाइस चांसलर की वाइफ थी किसी वो 12 साल जिंदा। हम पहले तो नहीं पता कि कौन 3 साल में जाएगा कौन 12 साल में जाएगा। तो we probably these new markers which are coming up might able to show some light, and some of the studies also have been there. I'll just skip and use of molecular. This is one of the study which was published in American Journal of Cell Disease. The use of molecular classify to identify usual interstitial pneumonia in a conventional transbronchial lung biopsy. जब हम बायोप्सी करते हैं फिर उसके अंदर फर्दर एनालाइज करते हैं और कुछ मार्कर्स लेते हैं जेनेटिक, कुछ बायोकेमिस्ट्री के और देखते हैं अगर ये चीज़ें हैं तो इनकी प्रोग्नोसिस थोड़ी बेहतर हो सकती है और ये चीज़ें हैं तो इनकी प्रोग्नोसिस बहुत खराब होगी, दे विल डाई अर्ली। सो biomarkers has come to this level and let me tell you there are a lot of research is going on and that is need of the hour also कि कैसे उनकी हम prognosticate करें, कैसे उसको देखें ये क्या करेगा। बहुत से जैसे टीबी हो गई किसी को तो हमें पता है वो 6 महीने में ठीक हो जाएगा, सब दवा कर ले। This is not true with ILD, especially when we have about 300 diseases in that particular subset. And which subset will improve, which subset will not improve, and which will die early. So this is just an eye opener for you. And this study has been published, and they have biopsy specimens. They have subjected to gene sequencing and everything, and they have tried to find out which are the things which can give you better prognosis, and which are the things which will give the worst prognosis. So finally I have come to my conclusion actually, and the current application status for most of these biological markers is still in the infancy. अभी जो बायो वेंचर्स में जो बैठे हैं उनके लिए काम करने की अभी बहुत स्कोप कि खासकर डिजीज लाइक ILD. And then unfortunately they do not yield indications for therapy or mark the end of inflammatory process, and their prognostic value still needs to be established. So new things are lot of work has to be done. KL6 and SPV show the greatest promise in IPF and other ILDs, and for sarcoidosis, despite the controversial aspect regarding the usefulness of ACE inhibitor, एक हम लोग कराते हैं ACE level, reflecting the disease activity, it still remains the most reliable and well-defined marker, where IL2R represents one of the most fruitful applications. Further prospective investigation, technical improvements, and introduction of novel biomarkers are warranted in order to eliminate the association of serum biomarkers with the pathogenesis of ILD, disease like ILD, in the same status as for tumor markers in the lung cancer. Lung cancer में भी we use lot of tumor markers to tell the prognosis and to prognosis. So these markers can be quite these but I am sure clinicians require these markers, and some of these markers can be quite useful to supplement the clinical, radiological and physiological monitoring. अभी तो हम clinical X-ray, CT और मॉनिटरिंग करते हैं, रेडियोलॉजिकल सीटी से देखते हैं कितना फायदा हुआ, पैसा जा रहा है, अब इलाज कितना दें, ना दें, रोक दें, सारी चीजें। बट इन दिस एस्टैब्लिश क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल, बायोप्सी, biomarkers definitely is going to play
times to come in many diseases, and particularly today I am talking on interstitial lung disease. I think ultimately, the biomarkers and novel techniques such as molecular classifiers will provide insight into the assessing and monitoring fibrosis-driven as compared to inflammation. ILD में दो driven होते हैं, एक तो inflammation driven है और एक fibrosis driven. What I said, inflammation driven means it is a treatable. Anti-inflammatory drugs are immunomodulators, इसमें स्टेरॉइड बहुत बड़ा है, उसके साथ और बहुत से हैं, वो they work and patient respond. लेकिन जो fibrosis driven है, that is the area where lot of research and lot of things are required. You have seen the first case, I will just focus on that gentleman, a very learned man he was, but he was diagnosed. Initially it was misdiagnosed, but ultimately it was diagnosed and he died in 6-7 years time. So these diseases are like this and one has to work on it. And my future suggestion to all the very senior persons working in the field of biochemistry, principal साहब भी biochemistry के हैं, I was told, और many and especially the youngsters who are sitting on the back benches, जिस पर आप ही पर सारा देश का future है इस time. तो ये कहूँगा सब दारोमदार आप है. How you work, some of you might choose the biochemistry. And biochemistry, let me say, biochemistry is a very useful branch. What I have seen, मैंने कहा जब हमने MBBS 70 में शुरू किया था, तब I belong to 1970 batch, तो biochemistry का सब्जेक्ट अलग नहीं था, क्यों सकते ना था, सही बोल रहा हूँ। Physiology के संग थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाता था, मतलब subsequent. So you have the biochemistry, biomarkers. Subject itself is a very important for a clinicians also. We have to work together and develop few of the important biomarkers which can give us the prognosis and other things. With these words, I once again thank you, the organizer, Dr. Mona Saxena and Principal Sahab, and also overall even my teacher, Professor R.C. Saxena, for arranging such a nice international conference. As I said during my inaugural address, वहाँ आवाज़ थोड़ी कम गूंज रही थी. मैं दोबारा कहना चाहूँगा, मैं इनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ. और आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करनी थी, इसकी रोड भी अभी थोड़ी सी पक्की नहीं हो पाई है. अगली बार आप आएंगे तो वो बिल्कुल पक्की मिलेगी. तो I must compliment them, must salute them for organizing such and asking me to even talk some of the things